नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम गणित का अपना पहला और सबसे मज़ेदार अध्याय शुरू कर रहे हैं। प्राकृत संख्याएं, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। मैं जानता हूँ बच्चों, बहुत से बच्चों को लगता है कि गणित कठिन है, परेशान करने वाली है, लेकिन आज हम इसे आसान, मज़ेदार और अपनी रोज़ की ज़िंदगी से जोड़कर समझेंगे। क्योंकि गणित डराने वाली नहीं होती है, गणित समझने वाली होती है। और हम इसे साथ में धीरे धीरे आराम से समझेंगे, ठीक है बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम गिनना क्यों सीखते हैं? हम रोज़ कई काम गिनती से करते हैं। बच्चों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचिए। बच्चों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचिए, आपकी जेब में कितने रुपए हैं? आपकी जेब में कितने रुपए हैं? आज क्लास में कितने बच्चे आए हैं, ज़रा सोच कर देखिए। आपके पास कितनी किताबें हैं? आप शायद बिना सोचे ही इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको गिनना आता है, आप गिनना जानते हैं। आज हम गणित के उस आधार को समझेंगे जो हमारे काम में ज़रूरी है। वह क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं, जो गिनती का असली जादू करता है। बच्चों, दैनिक जीवन में गिनती की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें रोज़ाना गिनने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आइए कुछ उदाहरण को देखते हैं जो हमारी किताब में दिए गए हैं। पहला उदाहरण दिया हुआ है, पहला उदाहरण दिया है सुधा। आपके बुक में लिखा हुआ है, आप निकाल कर देख सकते हैं। सुधा के माता पिता तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, तेंदुपत्ता तोड़ते हैं। सुधा उनकी मदद करती है, सुधा उनकी मदद करती है और सूखे पत्तों की 50-50 पत्तों की गड्डियाँ बनाती है। कितने 50-50 पत्तों की गड्डियाँ गड्डियाँ बनाती है। 50-50 पत्तों की गड्डियाँ बनाता है। यह कैसे संभव हो रहा है कि 50-50 की गड्डियाँ बना पा रहे हैं? यह गिनती से ही तो हो रहा है बच्चों, यह गिनती से ही तो हो पा रहा है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में दिया हुआ है राधा। राधा जो है छुट्टी के दिन अपनी माँ को सब्जी बेचने में मदद करती है और हिसाब किताब कर रखती है। यहाँ भी गिनती की वजह से ही संभव हो पा रहा है बच्चों कि उनके पास सब्जी बेचने के बाद कितने रुपये बच रहा है, कितने रुपये का सब्जी बेचा गया है। ये सब का हिसाब कैसे लगा पा रही है राधा? ये सब गिनती की ही वजह से तो संभव है। और तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है सुरेश। सुरेश सुरेश जो है, सुरेश के माता पिता का डेयरी फार्म है। सुरेश के पिता का डेयरी फार्म है। वह रोज़ सुबह शाम जानवरों को गिनती करते हैं, जानवरों की गिनती करता है और दूध का हिसाब रखते हैं। अब हिसाब रख रहा है, गिनती कर रहा है, इसमें भी गिनती से ही काम चल रहा है। तो इन सभी उदाहरणों से ये साफ है कि हम हर दिन अनजाने में कई बार गिनती का काम करते हैं। किसका? गिनती का। इसको ध्यान से समझ रहे हैं शब्द को, गिनती का। गिनती का क्या कर रहे हैं हम लोग? कई बार गिनती का काम करते हैं, गिनती का काम करते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए गिनती ही करते हैं, गणना करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप भी आप भी दिन में कई बार गिनते हैं, जैसे कितना पेंसिल है, कितना किताब है, कितने कंचे हैं, मतलब बाटी है और खिलौने हैं इत्यादि को। यानी गिनना तो हमेशा हमारे साथ होता ही रहता है। गिनती से मतलब हर चीज़ हम लोग करते रहते हैं। अब देखते हैं और इसको समझ कर देखते हैं क्रियाकलाप से, जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है। क्रियाकलाप एक्टिविटी पहला, क्रियाकलाप करके देखते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप पहला दिया हुआ है आपके बुक में। तो यहाँ कुछ चित्र समूह दिए गए हैं, हम इन्हें गिनकर इनके नाम लिखेंगे। जैसे चित्र समूह दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है पहला समूह है, पहला समूह में दिया है, ऐसे चित्र छाप लेंगे। क्या दिया है? 5 डब्बा दिया हुआ है, फूल दिया हुआ है, ठीक। ऐसे छाप लेंगे अब फूल। क्या है? फूल। अब इनकी गिनती कीजिए कितना है? 1 2 3 4 5। कितना है? 5। क्या है? 5 फूल हैं, 5 फूल। वैसे ही दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा समूह में दिया है,
दूसरा समूह में क्या है? गेंदे हैं। क्या है? गेंदे हैं। गिनिए कितना है? 1 2 3 4 5। कितने हैं? ये भी 5 गेंदे हैं। उस वैसे ही तीसरा समूह में दिया हुआ है। वैसे तीसरा समूह में पत्तियां हैं। तीसरा समूह में क्या है? पत्तियां हैं। ये कितनी हैं? वो भी 5 हैं। 1 2 3 4 5 पत्तियां दिया हुआ है। ठीक है। पत्तियां हैं। इसमें भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5। गिनती कर रहे हैं ना, तो कितना है? 5 पत्तियां। चौथा समूह में भी दिया हुआ है, चश्मा दिया हुआ है। आप लोग चित्र छाप लेंगे। चश्मा दिया हुआ है। कितना चश्मा? 1 2 3 4 5। 5 क्या दिया है? 5 चश्मा दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ एक बहुत गहरी बात है। बच्चों यहाँ बहुत गहरी बात है जो ध्यान देने वाली है। इसमें 5 फूल है, 5 गेंदे हैं, 5 पत्तियाँ हैं और 5 चश्मे हैं। 5 ऐसे लिख देता हूँ, 5 चश्मा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग फूल अलग है, गेंद अलग है, पत्तियाँ अलग है, चश्मा अलग है। ठीक है बच्चों। लेकिन जब हम इन्हें गिना तो हमें क्या मिला गिनती में? ज़रा सोच कर देखिए, क्या मिला गिनती में? 5 मिला, 5 मिला, 5 मिला, 5 मिला। तो इससे पता चलता है सब में 5 समान है। इससे पता चलता है कि 5 सब में समान है, लेकिन वस्तु क्या है? अलग अलग है। फूल, गेंद, पत्तियाँ, चश्मा, ये सब अलग अलग है। इससे पता चलता है कि गिनती किसी खास वस्तु से नहीं जुड़ी है। मतलब गिनती जो है 5 किसी खास वस्तु से जुड़ी नहीं है, यह वस्तु या चीज़ से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह विचार है, सोच है। जो 5 5 5 5 अगर एक कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये क्या है? ये सब जो गिनती कर रहे हैं हम लोग, गिनती कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है बच्चों? गिनती सोच है हमारी। सोच या फिर विचार है। कैसे? तो कैसे? तो 5 बोल रहे हैं, 5 मतलब गिनती किए हैं, तब जाकर हम लोग को पता चला है कि भाई फूल जो है वो 5 है। वैसे ही 5 हम लोग गिनती किए हैं तो 5 क्या है? गेंद है। वैसे ही हम लोग गिनती किए हैं तो 5 क्या? पत्तियाँ कितने हैं? 5 है। वैसे ही चश्मा 5 है। तो ये जो हम 5 5 बोल रहे हैं, ये क्या है? हमारा सोच है, विचार, कि भाई फूल, पत्तियाँ, गेंदे और चश्मा 5 है। कर इसी चीज़ को बता रहे हैं कि गिनती क्या है? एक विचार या सोच है। इसी सोच या विचार को लिखित रूप में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संकेतों से लिखा जाता है। इसी सोच या विचार को लिखित रूप में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संकेतों से लिखा जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं। उदाहरण अब यही सोच और विचार को हम लोग अलग अलग क्या बोलते हैं? संकेत में अलग अलग भाषा में अलग अलग लिखा जाता है। जैसे उदाहरण हिंदी भाषा में 5 को ऐसे लिखते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है, एक बार देख लेंगे। अंग्रेजी भाषा में 5 को ऐसे लिखते हैं। और रोमन भाषा में कैसे लिखते हैं? भी टाइप का। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हर भाषा और हर संख्या प्रणाली में संख्याओं के लिए अपने एक निश्चित संकेत होता है। ये क्या है? संकेत। यही क्या है? हमारा सोच और विचार है। इसको कैसे उपयोग कर रहे हैं? गिनती के लिए। यही हम लोग का क्या है? सोच या विचार है, गिनती के लिए उपयोग करते हैं, जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप होता है इसका। ठीक है बच्चों। जैसे उदाहरण के तौर पर और ले लें, है ना। 13 हो गया, सॉरी, जैसे 2 हो गया, ऐसे लिखाता है हिंदी में, 2 ऐसे लिखाता है, और रोमन में ऐसे लिखाते हैं। तो ये क्या है? अलग अलग रूप है, लेकिन इसका मतलब एक ही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब बच्चों आगे हम सीखेंगे एक बहुत ही आसान और मज़ेदार बात, जिसका नाम है एक संगतता। क्या है? एक संगतता, जो आपके बुक में दिया हुआ है। इसको और क्या बोल सकते हैं? संगणना, या समान रूप से गिनने वाला। ठीक है बच्चों, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे, जो आपके बुक में दिया हुआ है, कुछ उदाहरणों के साथ। तो देखते हैं। बहुत पुराने समय मतलब आदि मानव के समय में लोग कैसे गिनते थे? ज़रा सोच कर देखिए। जब हमारे पास न संख्या थे,
लिखने के लिए ना कोई पेन था, ना कोई कॉपी थी, और ना ही 1 2 3 जैसे अंक थे। फिर भी लोग गिनती करते थे। वे कैसे गिनते थे? वे कैसे गिनते थे? ज़रा सोचिए ना कि आदि मानव लोग, जो बहुत प्राचीन काल समय में आदि मानव लोग किसी चीज़ या वस्तु को उसकी गणना यानी गिनती करने के लिए क्या चीज़ का उपयोग करते थे? ज़रा सोच कर देखिए आप लोग। यहाँ ध्यान से सुनो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग, एक बकरी के लिए एक पत्थर रख देते थे उदाहरण के तौर पर, कि भाई आदि मानव लोग कैसे गिनती करते थे। एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते थे कि जैसे एक बकरी के लिए एक पत्थर रख देते थे उन लोग। एक बैल के लिए एक बकरी है, एक बकरी है यहाँ, तो इसकी जगह एक पत्थर रख दिया है, एक पत्थर रख दिया, ठीक है। वैसे मान लिया जाए एक बैल है उनके पास, तो एक बैल की जगह क्या रख दिया? एक बीज, कोई सा भी बीज हो गया, है ना, बीज, जैसे आम का बीज, कुछ भी बीज रख देते थे, क्योंकि पत्थर मिल जाता था आसानी से, बीज भी मिल जाते थे आसानी से उन लोग को। और कोई काम याद रखने के लिए रस्सी में गांठ बांध देते थे। जैसे कुछ भी काम आ गया तो उसके लिए एक गांठ बांध देते थे आदि मानव लोग प्राचीन काल में। मतलब एक वस्तु के बदले एक दूसरी वस्तु रख दी जाती थी। मतलब एक वस्तु के लिए या फिर चीज़ के लिए क्या दूसरी वस्तु रख दिया जाता था। यही तरीका क्या कहलाता है? यही तरीका हमारा, यही तरीका जो एक वस्तु की जगह दूसरे वस्तु को रखना, यही क्या है हम लोग का? एक एक संगतता यानी कि संगणना है, कि उसकी जगह एक समान रूप से गणना कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात जब एक वस्तु के बदले एक दूसरी वस्तु रखी जाए तो हम कहते हैं वहाँ एक एक संगतता फिर या फिर संगणना है। क्या है? एक एक संगतता या फिर एक एक संगणना है। अब उदाहरण से समझते हैं जो हमारी किताब में दिया हुआ है। अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं जो आपके किताब में दिया हुआ है। जैसे उदाहरण लेते हैं। मान लो कक्षा में 10 मेज हैं, ठीक, 10 मेज हैं, और उनके लिए 10 कुर्सी हैं, ठीक, 10 कुर्सियां हैं। अब एक मेज के लिए एक कुर्सी, ठीक, फिर एक मेज के लिए एक कुर्सी, एक कुर्सी, ठीक बच्चों, फिर एक मेज के लिए एक कुर्सी, ठीक। वैसे ही पूरा 10 बार, ठीक है, ऐसे ही 10 बार है एक मेज के लिए एक कुर्सी। तो क्या हुआ? एक मेज के लिए एक कुर्सी, इसका जोड़ा बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही 10 बार तो हम कहेंगे मेज और कुर्सियों की संख्या बराबर है। मेज और कुर्सी की संख्या जो है वो बराबर है। यही इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? एक एक संगतता बोलते हैं। यह एक एक संगतता है, ठीक बच्चों। अब जो है एक और आसान उदाहरण ले लेते हैं। एक आसान उदाहरण लेते हैं, आसान उदाहरण, ठीक है, एक आसान उदाहरण लेते हैं। अब सोचो, हर छात्र एक बस्ता लेकर स्कूल आता है। हर छात्र जो है एक बस्ता लेकर स्कूल आता है। तो यदि कक्षा में 32 बस्ते हैं, 32 बस्ते हैं रखे हुए हैं, बस्ता रखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है 32 छात्र उपस्थित हैं, ठीक, उपस्थित हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक छात्र एक बस्ता, एक छात्र एक बस्ता, एक छात्र के लिए एक बस्ता। तो वैसे ही 32 बस्ता के लिए क्या हो जाएगा? 32 छात्र, या फिर 32 छात्र के लिए 32 बस्ता, ठीक है। यह भी एक एक संगतता है। यह भी क्या है हम लोग का? एक एक संगतता, या फिर इसी को संगणना कहेंगे, ठीक है। मतलब दूसरे वस्तु के लिए दूसरे वस्तु की गणना करना, ठीक है, एक एक संगतता है। अब एक शब्द में बोला जाए तो क्या बोला जाए इसको बच्चों? यह तरीका बहुत उपयोगी है, ठीक है, कि जैसे बच्चों यह तरीका बहुत उपयोगी है क्योंकि बिना गिनती बोले भी हम संख्या का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे 32 बस्ता बोल दिया, अब कोई भी पूछ देगा आपको कि 32 बस्ता है एक क्लास में,
तो आप आसानी से बता पाएंगे कि वहाँ 32 विद्यार्थी है उस कक्षा में। तो ये क्या है, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु को बताने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो अध्याय 1 में मेन टॉपिक है उसके बारे में समझते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। अर्थात मेन टॉपिक हम लोग का है प्राकृत संख्या। इसको समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। तो बच्चों गणना करते समय किन किन अंकों की आवश्यकता होती है, एक बार सोचिए कि गणना करते समय किन किन अंकों की आवश्यकता होती है। देखिए दुनिया में ना हर संख्या को लिखने के लिए सिर्फ 10 अंकों का, मतलब अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या देख रहे हैं, मेन जो अध्याय में दिया हुआ है। लेकिन गणना करते समय किन किन अंकों की आवश्यकता होती है, समझ लिए आप लोग। तो देखिए दुनिया में हर संख्या को लिखने के लिए सिर्फ 10 अंक बोल रहा हूँ ना, अंकों की आवश्यकता होती है। वो ये है, क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यही 10 अंक हैं। ठीक है, यही 10 अंक हैं जिससे मिलाकर आप दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा अनंत तक आप संख्या प्राप्त कर सकते हैं। यही 10 अंक की आवश्यकता होती है, यही 10 संकेत होता है जो बहुत सारी संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। तो लेकिन एक बात बताइए, लेकिन जब बात गणना या गिनती की आती है, जब बात गणना और गिनती की आती है तो गणना का कार्य कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ करते हैं। जब आप गिनना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से शुरुआत करते हैं आप लोग, आप उंगलियां गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक से स्टार्ट करते हैं। वैसे ही आप क्लास में बच्चे गिनते हैं, जैसे आपके क्लास में कितने बच्चे हैं तो उसको गिनते हैं, तो कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3, 1 बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे करके। ठीक है, यही कारण है कि गणना का कार्य हमेशा 1 से शुरू होता है। गणना का कार्य जो है, गणना या फिर गिनती जब स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो वो जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, हमेशा 1 से शुरू होता है। ठीक, 1 से शुरू होता है। जैसे अभी कुछ भी चीज़ आप उदाहरण ले लीजिए, कुछ भी चीज़ को आप गणना कीजिए, वो 1 से ही शुरुआत होता है। ठीक है, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, देख लेते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, प्राकृत संख्या की परिभाषा। कि भाई अब प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होगा, प्राकृत संख्या का परिभाषा क्या होगा प्राकृत संख्या का। तो देखते हैं, प्राकृत संख्या की परिभाषा गणना के लिए या गिनती, ठीक है, गिनती के लिए जिन संख्याओं का, गिनती या गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गणना या गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं, याद रखिए कि ये वही संख्या है जो हम अपने दैनिक जीवन में हर पल हर चीज़ों को गिनने में इस्तेमाल करते हैं। सोचिए आप कि आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों को गिनने के लिए हर पल मतलब यही प्राकृत संख्या का उपयोग करते हैं गिनती के लिए। ठीक है, अब जो है गणित में प्राकृत संख्या के समूह को एक खास अक्षर से दर्शाया जाता है। इसको प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसको ना प्राकृत संख्या को एक अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। वो है क्या है, एन। ठीक, एन है। एन कहाँ से आया, इससे आया, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो एन से दर्शाते हैं, प्राकृत संख्या को एन से दर्शाते हैं। और प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगा, उदाहरण में हमेशा गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इत्यादि, या फिर अनंत तक। ठीक है, अनंत तक 1 से शुरू होकर अनंत तक। ठीक है, ध्यान देना है, इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। शून्य क्यों शामिल नहीं होता है, ये जब अध्याय 2 पढ़ेंगे तो शून्य के बारे में
पढ़ेंगे हम लोग, उसका महत्व क्या है ना, यह सब। तो अभी शून्य को इसमें शामिल नहीं करते हैं प्राकृत संख्या में। प्राकृत संख्या जैसे गणना या गिनती के लिए उपयोग होता है, तो जीरो तो उपयोग होता नहीं है ना। उपयोग कहाँ से होता है, एक से शुरू होता है। तो क्या होगा, प्राकृत संख्या हमेशा एक से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 अनंत तक आप जितना बढ़ते जाइएगा, है ना, उसका कोई सीमा नहीं है। ठीक। अब प्राकृत संख्याओं में दो बहुत ही मज़ेदार और ख़ास गुण होते हैं। ठीक है, वो गुण और ख़ास जो मज़ेदार गुण है उसको बताएंगे हम, है ना। लेकिन हमेशा याद ध्यान में रखना है कि प्राकृत संख्या हमेशा एक से ही शुरुआत होता है। अगर आपसे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो आपके क्या जवाब होना चाहिए, हमेशा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, एक है। ठीक है, एक से आरंभ हो रहा है। तो अब बड़ी से बड़ी क्या है, तो उसको एक खास गुण है ना। तो बड़ी से बड़ी क्या होगा प्राकृत संख्या को, उसको आगे देखते हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अब दो गुण हैं प्राकृत संख्या का, दो गुण, प्राकृत संख्या का दो गुण है। ठीक, पहला गुण देख लेते हैं। पहला गुण है अनुवर्ती। अनुवर्ती, ठीक है, अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम, बढ़ना, या फिर बढ़ते क्रम बोल सकते हैं, मतलब आगे वाला संख्या या फिर अगला संख्या। ठीक है, अगला संख्या जो आएगा इससे बड़ा हो, अनुवर्ती है। ठीक है, आसान भाषा में, यानी किसी भी प्राकृत संख्या में, अगर किसी भी प्राकृत संख्या में जैसे एक है, ठीक है, किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर हमें, एक जोड़ने पर अगला संख्या, जैसे अगला संख्या 2 मिल जा रहा है एक जोड़ने पर, वैसे ही 2 है एक प्राकृत संख्या। ठीक है, उसमें एक जोड़ेंगे तो 3 मिल जा रहा है। वैसे कुछ भी ले सकते हैं, 100 लेंगे, एक जोड़ेंगे तो 101, मतलब 100 का अगला संख्या क्या है, 101, मतलब इसमें क्या जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं तो अगला संख्या मिल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, अनुवर्ती। तो प्राकृत संख्या में खास गुण है कि उसमें एक जोड़ देंगे तो अगला संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह गुण बताता है कि, अब यही गुण बताता है कि कोई भी संख्या आखिरी नहीं है। मतलब जो इत्यादि और अनंत बोला हूँ ना, जैसे आप सबसे बड़ी संख्या आपके दिमाग में आया होगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप 999 ले रहे हैं। ठीक है, 999 ले रहे हैं, तो अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 1000 मिल जाएगा, मतलब बड़ा संख्या मिल रहा है। वैसे ही 1000 में फिर एक जोड़ेंगे हम लोग, 1000 में फिर एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1001 मिल जाएगा। वैसे ही आप बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, तो इसका कोई मतलब बड़े से बड़ी संख्या हम लोग को प्राप्त ही नहीं होगा। अब जैसे सोचेंगे उससे अगला संख्या ही हम लोग को प्राप्त होगा। तो यही इसका खास गुण है कि एक जोड़ेंगे, है ना, तो उसका अगला संख्या हम लोग को मिलेगा। तो इससे पता चल रहा है कि प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। अनंत कहा जाए तो उसका कोई मतलब है ही नहीं सीमा, बड़ा से बड़ी संख्या मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देख ले हैं दूसरा गुण। दूसरा गुण अंतहीन सूची, अंतहीन सूची। ठीक है, अंतहीन सूची, अंतहीन सूची का मतलब क्या है, अर्थात जिसका कोई अंत ना हो। अंतहीन सूची मतलब जिसका, अभी बोला हूँ ना, जिसका कोई अंत ना हो, कोई अंत ना हो। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, वो क्या हुआ, अंतहीन सूची। मतलब अभी बोला हूँ कि बड़े से बड़ी संख्या, बड़े से बड़ी संख्या मिलता रहेगा, है ना। तो यही है इसका प्राकृत संख्या का एक दूसरा खास गुण, कि उसका जो है कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई पूछ देगा तो क्या आएगा आपका जवाब, कि वह अनंत है। सबसे बड़ी संख्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम लोग सोचेंगे प्राकृत संख्या जो भी बड़ा से बड़ा, तो सोचेंगे, लेकिन उसमें एक जोड़ देंगे तो उससे बड़ा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अब हो गया। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता ही दिया हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर। अब यही दो खास गुण से आपके क्रियाकलाप 2 दिया हुआ है। ठीक है, क्रियाकलाप 2, यही खास 2 गुण से हम लोग देखते हैं, है ना। आपके क्रियाकलाप 2 दिया हुआ है, उसको करके क्रियाकलाप 2। तो क्रियाकलाप 2 में आपको एक चार्ट दिया होगा। ठीक है, एक चार्ट बनाया होगा, बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा, संख्या दिया हुआ है, इसमें बढ़ते क्रम दिया हुआ है, बढ़ते क्रम, और इसमें घटते क्रम। ठीक बच्चों, ऐसा दिया हुआ है, आपके बुक को निकाल कर देख सकते हैं आप। तो इसमें संख्या दिया है, पहला दिया है जो है 15, 12, 27, 9, 13, 31 और 18 और 49। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है आपकी बुक में। तो हम लोग
अब ज़ाहिर सी बात है आप लोग को 1 से लेकर 100 तक तो गिनती आता ही होगा, है ना। वैसे तो बहुत सारी गिनती आता ही है आपको, लेकिन नॉर्मली ये संख्या दिया हुआ है तो 1 से लेकर 100 के बीच में दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को छांटना है कि बढ़ते क्रम में कैसे लिखाएगा और घटते क्रम में कैसे लिखाएगा। आपके क्रियाकलाप 2 में दिए हैं, यही जो खास गुण है अनुवर्ती यानी कि बढ़ते क्रम या फिर अगला संख्या और जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, यही 2 खास गुण से हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कि बढ़ते क्रम कैसे जमाएंगे और घटते क्रम कैसे जमाएंगे। ठीक है, तो इस संख्या में बढ़ते क्रम में जब जमाएंगे तो सबसे छोटी संख्या को पहले देखा जाता है। बढ़ते क्रम मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे, मतलब छोटी संख्या सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो इसमें छांटिए कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो छांटूंगा तो 9 मिलेगा। अब 9 से छोटी संख्या तो है नहीं, तो 9 पहले लिखा जाएगा। अब 9 से अब बढ़ेंगे तो 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13। तो इसमें और क्या संख्या दिया है, इसमें 12 दिया है। ठीक है, तो 9 के बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। वैसे ही छाटेंगे 13 आ जाएगा, वैसे ही फिर छाटेंगे 15 आ जाएगा, फिर वैसे ही छाटेंगे 18 आ जाएगा, फिर वैसे ही छाटेंगे 27 आ जाएगा, फिर छाटेंगे तो 31 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, बढ़ते क्रम, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, अब वैसे ही घटते क्रम में लिखेंगे तो घटते क्रम में मतलब घट रहा है, कोई वस्तु जो है वो सबसे बड़ा है, अब वो धीरे धीरे घटेगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, घटते क्रम। मतलब सबसे बड़े पहले लिखाएंगे, उसके बाद फिर लिखाया जाएगा सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 49 है। ठीक है, 49 है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 31। उसके बाद क्या आ जाएगा, 27। घट रहा है धीरे धीरे। ठीक है, 27, फिर कितना आ जाएगा, 18, फिर 15 आ जाएगा, फिर 13 आएगा, फिर 12, फिर 9 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, घटते क्रम। तो बच्चों, और जो आपको चार्ट में दिया हुआ है तो इसी के अनुसार आप लोग उस क्रियाकलाप में जो चार्ट दिया है उसको भर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह हम बहुत सारी संख्याएं अगर दी जाती है, तो हम लोग को बहुत सारी संख्याएं दी जाती है तो हम आसानी से बढ़ते और घटते क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग को पता है कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो हम लोग आसानी से, बहुत सारा दिया होगा तो वो छाट कर हम लोग बढ़ते और घटते क्रम में लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको कुछ चिन्ह के बारे में बताता हूँ जो आपके प्रश्नवाली 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है और इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है, 3 चिन्ह है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये चिन्ह को हम लोग बड़े या छोटे का चिन्ह, बड़ा या छोटा का चिन्ह है ना, या फिर बड़ा या छोटा चिन्ह बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बराबर। तो एक कैसे यूज होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। तो इसको देखते हैं पहले। ठीक है, कि इसको कैसे उपयोग करेंगे हम लोग। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है 45, आपके बॉक्स ऐसे इस तरह दिया हुआ है, और 21। ठीक है, तो अब कौन सा यूज करेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या है इसको देखते हैं। तो इसका मतलब है कि यह चिन्ह जो है, ठीक है, दोनों में से एक चिन्ह का उपयोग होगा, और जिस दोनों में से एक चिन्ह का उपयोग होगा, और जो संख्या बड़ा है, जैसे 45 बड़ा है 21 से, तो जो बड़ा है उसके तरफ दोनों में से देखना है, इसके तरफ मतलब कौन सा चिन्ह यूज होगा, दोनों में से एक। तो दोनों में से जिसका मुंह खुला हुआ है वह बड़े चिन्ह की ओर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है बच्चों, अर्थात ये दोनों में से मतलब एक चिन्ह उपयोग होगा जिसका मुंह खुला हुआ है, वह बड़े संख्या की ओर होगा। ठीक है, तो बड़े संख्या का क्या है, 45 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 45 की तरफ खुला हुआ। अगर यही ऐसे रहता कि इस पार 21 रहता और इस पार होता 45, तो अब कौन सा यूज होता, ये वाला यूज होता, क्योंकि 45 बड़ा है, तो जिसका मुंह खुला हुआ है जिधर उधर ही 45 मतलब बड़े संख्या है, उधर ही हम लोग क्या करेंगे, मुंह खुला हुआ वाला चिन्ह डालेंगे। ठीक है, नुकीला साइड जो है वह छोटी संख्या की ओर रहता है, इसको विशेष ध्यान देना है। अब बराबर चिन्ह का उपयोग कहाँ पर करेंगे, तो बराबर चिन्ह का उपयोग हम लोग करेंगे, है ना, जब दो संख्या है ना सेम है। ठीक है, इंग्लिश में सेम दोनों बराबर है ना, मतलब समान रूप से दिखे। ठीक है, तो जैसे 21 है और इस बार भी 21 है, तो क्या करेंगे हम लोग, बराबर के चिन्ह डालेंगे। इस तरह से आप प्रश्नवाली 1 में दिया हुआ है प्रश्न कुछ है ना, उसको आप लोग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं, है ना, जो आपके क्रियाकलाप 2 के नीचे में दिया हुआ है, जो संख्याएं दिया हुआ है ना, 15, 12, 27, 9, 13, 31 और 18 और 49। ठीक है, इसको इस चिन्ह के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। तो कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा कौन है, 9 है। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन है, 12 है।
ठीक है। अब ये दोनों में से कौन सा चिन्ह यूज होगा? जिधर बड़ा है उधर मुँह खुला वाला चिन्ह रहेगा, तो कौन सा यूज हो जाएगा? यह वाला हो जाएगा, ठीक है। मतलब 9 से बड़ा 12 है। अब उसके बाद फिर चिन्ह उपयोग होगा, मतलब 12 से बड़ा वाला में अब कौन है? 13 है। फिर बड़ा कौन है? 15 है। फिर बड़ा कौन है? 15 से बड़ा हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। फिर बड़ा कौन है? 27 हो जाएगा। फिर बड़ा कौन है? 31 हो जाएगा। फिर बड़ा कौन है? 49 हो जाएगा। तो इस तरह से इस चिन्ह का उपयोग करते हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है। बढ़ते क्रम में अगर ऐसा चिन्ह दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये बढ़ते क्रम में। अब घटते क्रम में कैसे लिखेंगे? तो घटते क्रम में सबसे बड़ा, ठीक है। अब कौन सा चिन्ह का यूज़ करेंगे? दोनों में से कौन सा चिन्ह यूज करेंगे? तो बड़ा है तो जिसका मुंह खुला हुआ है वो वाला चिन्ह लेंगे, जिधर बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। बड़ा है, किससे बड़ा है? अब 31 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 31 किससे और बड़ा है? 27 से। 27 किससे बड़ा है? 18 से, ठीक है। वैसे ही फिर 15 से बड़ा कौन है? 18। फिर 15 से और छोटा कौन है? 13। फिर 12, फिर 9। तो ये क्या हो जाएगा? घटते क्रम में, ठीक है। घटते क्रम में तो इस तरह से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि बढ़ते क्रम में ऐसे लिखाएगा और घटते क्रम में ऐसे लगाएगा, अगर हम लोग चिन्ह का यूज करेंगे तो, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। तो बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं प्रश्नवाली का प्रश्न को हल करके नहीं बताऊंगा इस क्लास में, ठीक है बच्चों। आपको डाउट लगेगा, खुद से देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। जितना देखे हैं समझे हैं, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा जितना समझाया हूँ। तो उसके अनुसार आप प्रश्नवाली को जितना प्रश्न दिया हुआ है उसको हल करके देखेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे हैं उसको एक शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखे हैं कि गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है गणना के लिए, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्राकृत संख्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग देखे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि, ठीक है बच्चों। इत्यादि क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। इसमें जीरो शामिल नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जीरो शामिल नहीं होता है प्राकृत संख्या, क्योंकि गणना हम लोग 1 से ही शुरू करते हैं, तो एक से ही शुरू होता है, ठीक है, प्राकृत संख्या। और जितना आप चले जाओ, ठीक है, वो क्या है? प्राकृत संख्या है। तीसरा हम लोग क्या देखे हैं कि प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या के समूह हैं उसको n से दर्शाते हैं, ठीक है। n से क्यों n से दर्शाते हैं? नेचुरल नंबर, इंग्लिश का नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n को लिया है तो नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर में? 1 2 3 4 5, ठीक है, इत्यादि। ये क्या है? नेचुरल नंबर। तो n से दर्शाते हैं, जितना प्राकृत संख्या के समूह हैं उनको n से दर्शाते हैं, ठीक है। चौथा क्या देखे हैं हम लोग? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, ठीक बच्चों। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है क्योंकि 1 से ही शुरू करते हैं, ठीक। पाँचवा, प्राकृत संख्याओं में एक जोड़कर, प्राकृत संख्याओं में जो भी प्राकृत संख्या है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जितना प्राकृत संख्या है, जैसे 49 ले लेते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि पाँचों में हम लोग ये समझे हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर वह अगली संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे 100 जोड़ेंगे, 100 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 101, ठीक है। तो 100 का अगली संख्या क्या है? 101, ठीक है। वैसे कुछ भी संख्या ले सकते हैं आप लोग। वैसे ही अब छठवां क्या सीखे हैं हम लोग कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। अब सबसे छोटी तो देख लिए हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या भाई 1 है हम लोग का, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ी, दिमाग में आता ही होगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी देखें हम लोग कि जो भी प्राकृत संख्या है उसमें एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिलेगा। वैसे ही आप कुछ भी बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, है ना, उसका अगली संख्या मिलता रहेगा हम लोग को। तो इससे यह पता चलता है कि उसका अंत ही नहीं है, उसका सीमा ही नहीं है। तो हम लोग बता नहीं सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, ठीक है। तो आपके प्रश्न में आएंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं है, उसको ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्याय 2 में पढ़ेंगे, जो आपके दिया हुआ है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यहाँ तक और समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, है ना, या फिर एक बार शुरू से फिर देख लीजिएगा, है ना।
ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। यह सब आपके आगे जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप लोग, है ना, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करेंगे या फिर कुछ भी, तो ये क्या है, आगे के क्लास में भी आप लोग जाएंगे, आगे कक्षा में, है ना, 10वीं 12वीं पढ़ेंगे, है ना, कॉलेज में जाएंगे तो ये सब यूज होगा। तो इसको अच्छे से अभी समझे रहेंगे, है ना, तो आगे चल के हम लोग तैयारी करेंगे तो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा यह चीज़। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।